हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 नॉलेज इन करिकुलम की कुछ क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू। ये हमारी ओवरऑल क्लास 5 रहेगी। इससे पहले ऑलरेडी यूनिट 1 से हम क्लास 4 क्लासेस कर चुके हैं, क्लास 1 2 3 4। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप वो क्लासेस जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यूनिट 2 से नॉलेज इन करिकुलम से पहली क्लास है ये हमारी क्लास 5। सो पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस का, जो भी अभी तक हमने किए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है बीइंग अ बेस्ट टीचर। देन ईमेल कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी साइड से beingabestteacher@gmail.com पे, जो कि हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है। So starting with question 1, what is local knowledge? Local knowledge क्या होती है? First is local knowledge is human mental intellectual property of which is used by rural and urban people to process of survival of existence. Second is local knowledge is a product of the gradual integrality of the basis of observation of their natural, social and economical environment. Third is both 1 and 2. Fourth is none of these. तो लोकल नॉलेज क्या है ये पूछा गया है। सो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए लोकल नॉलेज आपको समझना पड़ेगा, स्थानीय ज्ञान क्या होता है। देखिए जो पूरी विश्व में ज्ञान नहीं हो उसका विपरीत है ये। मतलब यूनिवर्सल नॉलेज का अपोजिट है। यूनिवर्सल नॉलेज जो होती है वो पूरे संसार में होती है, पूरे संसार में यूनिवर्सल नॉलेज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी थ्योरम की बात की जाए, किसी डेफिनेशन की बात की जाए या किसी फॉर्मूले की बात की जाए, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो देखिए ये कोई लोकल नॉलेज नहीं है, ये स्थानीय ज्ञान नहीं है, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है और ये यूनिवर्सल नॉलेज है। ऐसे ही न्यूज जो होती हैं या और किसी की भी, आप जो क्रिकेट मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो सब किसके अंदर आएंगे? वो सब आते हैं यूनिवर्सल नॉलेज के अंदर। लोकल नॉलेज होती है देखिए जो एक स्थान से ही बिलोंग करती है। अब वो कैसी नॉलेज होगी? देखिए अगर आपने देखा हो पहले के जमाने में सती प्रथा या ये चीजें कुछ कुछ थी। जैसे अगर हम सती प्रथा को ही लेते हैं तो सती प्रथा भारतवर्ष से बिलोंग करती है, तो वो एक स्थान से बिलोंग करती है, तो वो एक स्थान की नॉलेज है, स्थानीय ज्ञान था। लेकिन वो पूरे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती थी। सती प्रथा पूरे विश्व में नहीं होती थी, हाँ कई कई हिस्सों में वो होती थी, तो वो स्थानीय ज्ञान के अंदर आ जाएगा। यूनिवर्सल नॉलेज जिसका यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, जो पूरे विश्व में जो नॉलेज होती है, पूरे विश्व में जो ज्ञान होता है, वो लोकल नॉलेज का विपरीत है यूनिवर्सल नॉलेज। आगे बात करेंगे क्वेश्चन 2, नॉलेज व्हाट रीचेस एंड नोन टू मैसिव ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। अब देखिए ऐसी नॉलेज जो ज्यादा ऑडियंस तक, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस तक वर्ल्ड वाइड पहुंचती है, तो उस नॉलेज को हम क्या बोलेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस नॉलेज को हम बोलेंगे यूनिवर्सल नॉलेज। जो विश्व में सार्वभौमिक ज्ञान है उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल नॉलेज, जो एक बार में कई बड़े पैमाने तक पहुंचती है, बहुत सारे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचती है। यूनिवर्सल नॉलेज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट? इन दोनों में से कौन डोमिनेंट है? ये दोनों ही है, बताओ। सो ए ऑप्शन है लोकल नॉलेज, सेकंड है यूनिवर्सल नॉलेज। सो ऑप्शंस है यहाँ पे, बेसिकली क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब ऑप्शंस है कि ऑप्शन ए करेक्ट है सर कि लोकल नॉलेज ही डोमिनेंट है, या ऑप्शन बी करेक्ट है यूनिवर्सल नॉलेज डोमिनेंट है। सो थर्ड इज बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब दोनों ही डोमिनेंट है या कोई भी डोमिनेंट नहीं है, नन ऑफ दीज। देखिए लोकल नॉलेज एक छोटे लेवल पर होती है, यूनिवर्सल लेवल पर जो ये नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज है, वो विश्व भर में है, तो ऑब्वियसली वो बड़ी है, वो डोमिनेंट भी होगी। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, विकल्प बी सही है केवल।
यहाँ पे लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे। देखिए, जब तक चीजों को समझेंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस करते रहेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इट इज इम्पोर्टेंट बीच बीच में डिस्कशंस भी होते रहे। देखिए, टोटल यूनिट 2 में आपको सबसे पहले लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज करना है, देन कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, देन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, देन कॉन्टेक्चुअल एंड textual knowledge, then knowledge of the school and out of the school knowledge। तो ये 5 हैं जो आपको बेसिकली करनी है, जिनकी रिलेशनशिप, उनके बीच का डिफरेंस आपको देखना है। तो वो सभी हम वीडियो के माध्यम से कवर आज कर लेंगे। तो पहले बात करेंगे लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज की। रिलेशनशिप की बात की जाए तो लोकल नॉलेज सबऑर्डिनेट है। देखिए, माथत है, ये माथत बोलते हैं हिंदी में, मतलब अगर हम बात करें तो लोअर इन रैंक, लोअर इन पोजीशन, लोअर इन अथॉरिटी है जो आपकी लोकल नॉलेज है। इसके पास कम पावर है, ज्यादा पावर नहीं है। यूनिवर्सल नॉलेज से बात करते हैं तो कंपेयर करते हैं इसकी, और यूनिवर्सल नॉलेज के पास ज्यादा पावर है, इसका स्टेटस ज्यादा है, अथॉरिटी ज्यादा है, पोजीशन ज्यादा है, रैंक इसकी ज्यादा है। तो ये मतलब ऊपर है यूनिवर्सल नॉलेज, और लोकल नॉलेज आपकी नीचे है। ये बिल्कुल देखिए समझने वाली बात है। यूनिवर्सल नॉलेज ऊपर होगी ही, क्योंकि वो बड़ी है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज्यादा एरिया कवर्ड है, और लोकल नॉलेज एक बहुत ही सीमित स्थान से बिलोंग करती है। तो बिल्कुल ये सबऑर्डिनेट है, इसकी पावर कम है। नेक्स्ट है डोमिनेंट ऑफ रिलेशनशिप। तो लोकल नॉलेज जो है इंक्लूड्स ओवरऑल इंट्यूटिव मोड एंड यूनिवर्सल नॉलेज एनालिटिकल मोड ऑफ थिंकिंग। अब देखिए, यहाँ पे सहज ज्ञान युक्त है आपकी लोकल नॉलेज, और आपकी एनालिटिकल जो है यूनिवर्सल नॉलेज है, जो कि हिंदी में आप बोलेंगे विश्लेषणात्मक है। बिल्कुल सही बात। देखिए, जो जिसका लेवल बड़ा होता है, जिसके पास ज्यादा पावर और अथॉरिटी होती है, वो फैली हुई भी ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है। और उसकी लोकल नॉलेज की बात की जाए तो उसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी, ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। यूनिवर्सल के नॉलेज के पास ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा एरियाज होंगे उसमें। एंड एक मतलब यूनिवर्सल नॉलेज को अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ेगा तो उसको ज्यादा ज्ञान भी मिलेगा, लोकल नॉलेज से ज्ञान भी कम मिलेगा। आगे बात करेंगे कम्युनिकेशन की। देखिए, जितनी भी बातें बताते जा रहे हैं, लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज को आपने एक बार समझ लिया, ये सब चीजें बिल्कुल आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा करना। तो डोंट वरी, आपको सिर्फ समझना है कि लोकल नॉलेज का मतलब क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज का रट्टा नहीं लगाना है, आपको कोई याद नहीं करनी है ये सब चीजें, बिकॉज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। आप एक बार रीड कर लेते हैं, एक बार वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं, तो आपको जो एमसीक्यूज में ऑप्शंस मिलेंगे, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे करेक्ट आंसर को। अब लोकल नॉलेज की बात की जाए तो ये लोकल पीपल के थ्रू मिलता है, चाहे वो बोलकर बताएं, किसी स्टोरी के जरिए बताएं, किसी सिंगिंग गाने के जरिए, या नाच गाकर। तो इस तरीके से लोकल नॉलेज मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट को विजिट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जयपुर विजिट करते हैं तो वहां पे आप देखिए डांस देखेंगे उनका, आप उनके गाने देखेंगे, और उसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगी वहाँ के लोकल पीपल के द्वारा ही, क्योंकि वही डांसिंग, सिंगिंग में या बता रहे हैं आपको, या किसी स्टोरी के जरिए जो बता रहे हैं। तो वो लोकल नॉलेज आपको कैसे मिले उस पर्टिकुलर स्टेट की, इन सब चीजों के जरिए। रही बात यूनिवर्सल नॉलेज की, ये लोकल पीपल के द्वारा नहीं दी जाती है, ये देखिए जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनके द्वारा ही दी जाती है, जैसे कि टीचर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, एटसेट्रा, जो पढ़े लिखे लोग हैं। आगे है इफेक्टिवनेस। देखिए, लोकल नॉलेज इनकॉन्क्लूसिव है, और आपका जो यूनिवर्सल नॉलेज है ये है कॉन्क्लूसिव। इनकॉन्क्लूसिव की बात करें तो मतलब इसमें कोई ना कोई दुविधा है, ये दुविधा रहती है, और आप पूरी तरह विश्वसनीय भी नहीं है, पूरी तरह इस पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्सल नॉलेज का यूनिवर्सल वैलिडेशन होता है, आपका वैलिडिटी है इसकी, तो ये निर्णयात्मक है, आप किसी ना किसी निर्णय पर भी यूनिवर्सल नॉलेज के द्वारा पहुंच सकते हैं, बट इसको आप
आगे है डाटा टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड कलेक्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल फैक्ट्स। अब देखिए, लोकल नॉलेज क्वालिटी पे बेस्ड होती है और यूनिवर्सल नॉलेज क्वांटिटी बेस्ड होती है, और इसको कलेक्ट किया जाता है न्यूमेरिकल फैक्ट से और लोकल नॉलेज को हिस्टोरिकल फैक्ट से। आगे बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा, स्पिरिचुअल है एंड मॉरल है। अब देखिए, आध्यात्मिक है और आपकी आस्था, श्रद्धा, इन सब पे भी जो इसके डाटा होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। एंड जो आपकी यूनिवर्सल नॉलेज है, यूनिवर्सल नॉलेज आपकी क्वांटिटेटिव होती है और वो आपकी बेस्ड होती है नंबर्स, फैक्ट्स पर। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा की बात करेंगे, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे लॉ मैकेनिक्स, इसमें रह गया, सॉरी। हाँ, लॉ मैकेनिक्स मतलब देखिए इसकी कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी यांत्रिकी होती है इनकी, मतलब बेसिकली लॉज पे बेस्ड होती है। जो कानूनी लॉज हैं, हमारे राइट्स हैं, इन सब पे ये बेस्ड होगी, ना कि किसी की सोच क्या है, किसी की श्रद्धा क्या है, किसी का बिलीफ, फेथ, मॉरल वैल्यूज इन पे बेस्ड नहीं होती है जो यूनिवर्सल नॉलेज है। और लोकल नॉलेज डेफिनेटली इन सब पे बेस्ड होती है और उसी से ही डाटा भी इसका एक्सप्लेन किया जाता है और एकत्रित भी किया जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, ये इकोलॉजिकल है, ये हायरार्किकल है, सो वेरी इजी, श्रेणीबद्ध है। अब देखिए यूनिवर्सल नॉलेज की, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया था, ये हायरार्किकल है, तो आपका देखिए इसके पास अथॉरिटी ज्यादा है, स्टेटस इसका हाई है, लोकल नॉलेज से ज्यादा पोजीशन अच्छी है इसकी, रैंक है इसके पास, एक अच्छी अथॉरिटी है। और वहीं इसकी बात करी जाए तो ये है परिस्थितिक है, इकोलॉजिकल को वही बोलेंगे हम। तो ये था डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। देखिए अगर आप समझ लेते हैं ना इतना भी, तो दैट्स, इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज पे, आप बिल्कुल अटेंड कर पाएंगे। सिर्फ आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि थ्योरी एग्जाम्स इस बार नहीं है। मैं बार बार ये चीज रिपीट करती हूँ कि आपने सेलेक्टिव स्टडी कर ली कि मेरा मन जो है मैंने वो पढ़ लिया, उतना ही मैं पेपर में लिख दूंगा या लिख दूंगी, तो वैसे नहीं हो पाएगा। डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी, चीजों को समझना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो ये है डिफरेंस हिंदी में। पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी आपकी टेलीग्राम चैनल पे, हमारे बीइंग अ बेस्ट टीचर। एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, व्हाट इज कॉन्सेप्ट नॉलेज? कॉन्सेप्ट नॉलेज क्या है? नेम से ही पता चल रहा है। देखिए हिंदी में बोलेंगे अवधारणा ज्ञान क्या है। फर्स्ट इज नॉलेज अबाउट थिंग्स एक्चुअली एग्जिस्ट नाउ और एग्जिस्टेड अर्लियर एंड आर फैक्चुअल found to be corrected. Second is things which derive meaning not through our sensory experience but from thinking and reasoning. Third is both 1 and 2. Fourth is none of these. And the correct answer is answer 1. Knowledge about things actually exist now or existed earlier are factual found to be correct. That is concept knowledge. चीजों के बारे में ज्ञान वास्तव में अब मौजूद है या पहले मौजूद थे और वास्तव में सही पाए जाते हैं। मतलब जो ज्ञान पहले कभी बन गया है या हाल ही में बना हो, पर आज हमारे पास जो वो ज्ञान है वो बिल्कुल सही है, वो हम कह सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट नॉलेज। Next is question number 5. Concrete knowledge is the knowledge based on. देखिए जो concrete knowledge होती है वो किस पे based होती है? Actual facts पे, abstraction पे, inexact facts पे, temperament पे। वास्तविक तथ्य, मतिहीनता, अस्पष्ट तथ्य, स्वभाव, तो ये बेस्ड होती है actual facts पे, that is वास्तविक तथ्यों पे। देखिए ठोस ज्ञान होता है आपका जिसका मतलब आप बोल सको 100% ठीक है,
वो है आपका ठोस ज्ञान, दैट इज कॉन्क्रीट नॉलेज। किस पे आधारित होगी? देखिए, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं आंख बंद करके भरोसा कर लो, तो वो ठोस ज्ञान ही होता है। तो ऐसी जो नॉलेज होती है वो बेस्ड होती है वास्तविक तथ्यों पे, एक्चुअल फैक्ट्स पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एब्सोल्यूट नॉलेज? एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है? एब्सोल्यूट नॉलेज इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन, is do not necessarily need facts, निरपेक्ष ज्ञान, अमूर्तता पर आधारित है, आवश्यकता तथ्यों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक तथ्यों की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। सेकंड इज एब्स्ट्रैक्शन, थर्ड इज inexact facts, फोर्थ इज टेम्परामेंट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, जो क्लियरली पता भी चल रहा था कि absolute knowledge is based on abstraction which do not require or need any facts, necessarily नहीं है, आवश्यक नहीं है किन्हीं तथ्यों का होना। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे कॉन्क्रीट नॉलेज के। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। सो फर्स्ट इज एम्पेरिकल होता है। देखिए, आपका कॉन्क्रीट नॉलेज की हम विशेषताएं कर रहे हैं, प्रयोग सिद्ध है ये। दूसरा है इंटरप्रिटेशन एंड एसिमुलेशन अकर्स नेचुरली, व्याख्या और आत्मसात स्वाभाविक रूप से इसमें होता है। तीसरा है ऑब्जर्वेशन इज बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन, अवलोकन सामान्यकरण पर आधारित है। फोर्थ इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड परसेप्शन, स्मृति और धारणा के आधार पर। डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्क्रीट नॉलेज। देखिए, उसका जिसका ठोस सबूत होता है तो प्रैक्टिकली भी उसको करके देखा गया होगा, ऑब्जर्वेशन भी उसकी हुई होगी, और ऑब्जर्वेशन में भी आज भी होती हो, जो पहले के टाइम से चलते आ रहे हैं, पहले कभी फॉर्म हो गए बट उनपे आज भी 100% विश्वसनीय है, आप उस पे भरोसा कर सकते हैं। आत्मसात है, व्याख्या होती है। देखिए, यही सब चीजें हैं कॉन्क्रीट नॉलेज के बारे में। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज। साथ में है ये टॉपिक आपका कॉन्क्रीट और एब्सोल्यूट नॉलेज क्या है, इनकी आपको रिलेशनशिप पता होनी चाहिए और इसके डिफरेंस भी क्या है दोनों के बीच। फर्स्ट इज ट्राई टू प्रूव बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाता है? अनुभव और प्रयोग के द्वारा साबित किया जाता है। दूसरा है कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ रियलिटी, वास्तविकता के सभी तत्वों को समाहित करता है। तीसरा है ऑब्टेन्ड इन वेरियस वेज, विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जाता है। चौथा है ये एब्सोल्यूट नॉलेज आपकी यूनिवर्सल होती है। Coming to next question, question number 7, dash knowledge is acquired by day-to-day hands-on experiences. Practical knowledge, theoretical knowledge, absolute knowledge, या none of these? And the correct answer is practical knowledge, व्यवहारिक knowledge. Question number 8, which knowledge is gained by doing things? जिसमें हमें करके देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। ऑप्शंस है प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रैक्टिकल नॉलेज। Question number 9, which type of knowledge helps an individual to understand the fundamental concepts and have know about its mechanism? किसी चीज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जानने में एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कौन सी नॉलेज, और उसके मैकेनिज्म को समझने में भी हेल्प करती है। ऑप्शंस आर contextual knowledge, posteriori knowledge, theoretical knowledge, none of these, and the correct answer is theoretical knowledge. किसी का कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगी और उसका मैकेनिज्म, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप बोल सकते हैं। सिद्धांतिक ज्ञान। आगे है प्रश्न 10, प्रैक्टिकल नॉलेज मेक्स वर्क इंटरेस्टिंग, डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग,
डील्स विद रियल लाइफ सिचुएशंस या ऑल ऑफ दीज। तो सभी हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज देखिए ये एक तरह से आप बोले बच्चों के लिए स्कूल के उससे हम देखें तो लर्निंग बाय डूइंग है प्रैक्टिकल नॉलेज। ये काम को इंटरेस्टिंग भी बनाती है, दिलचस्प बनाती है काम को। देन डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ विकसित करने में हेल्प करती है। देन रियल लाइफ की सिचुएशंस के साथ डील करने में, कैसे जो वास्तविक जीवन की स्थिति है या कोई सिचुएशन है उसके साथ कैसे निपटना है, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज से हमें पता चलता है। आगे करेंगे प्रश्न 11। द नॉलेज थ्रू डेफिनेशंस, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स मींस, जिसमें डेफिनेशन होंगे, थ्योरीज होंगी, कॉन्सेप्ट होंगे, या बुकिश नॉलेज जो होती है, एक तरह से सब कुछ होता है, ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं बुक में, डेफिनेशन, थ्योरीज सब होता है, एग्जांपल्स एंड ऑल। तो ये कैसा ज्ञान है? ये होता है थ्योरेटिकल ज्ञान। बुक्स आपकी आती हैं थ्योरेटिकल ज्ञान के अंदर, थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर, जिसको हिंदी में आप कहेंगे सैद्धांतिक ज्ञान। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। When teachers are able to present information in a way that students are able to construct meaning based on their own experience, this type of knowledge is called what? Contextual knowledge, textual knowledge, tacit knowledge, theoretical knowledge. And the correct answer is, इसको हम बोलेंगे contextual knowledge. When teachers are able to present information in a way that students are able to construct meaning based on their own experience, this knowledge is called contextual knowledge. जब कोई टीचर बच्चों के सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, नॉलेज बोलेंगे, या कुछ ऐसे तरीके से कुछ बताती है इंफॉर्मेशन, तो बच्चे उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट कर पाते हैं, कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से। तो उसको हम बोलते हैं कंटेक्चुअल नॉलेज, संश्लिष्ट ज्ञान। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 13। नॉलेज दैट वी गेट आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट इज contextual knowledge, textual knowledge, theoretical knowledge, tacit knowledge. उसको हम बोलेंगे टेक्सुअल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली ये डेफिनेशन आपकी टेक्सुअल नॉलेज की है। लेकिन जो थ्योरीज होती हैं वो भी देखिए रीडिंग पे बेस्ड होती हैं, तो कई हद तक थ्योरेटिकल नॉलेज। इतने देखिए ये ऑप्शंस मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, इतने क्लोज ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। आई हैव जस्ट इंक्लूडेड देम टू मेक यू कंफ्यूज, सो दैट यू विल स्टडी द कॉन्सेप्ट डीपली and understand what is the difference between these two close terms. So textual knowledge is the correct answer here. Now theoretical knowledge और practical knowledge के बीच में डिफरेंस देखिए। theoretical knowledge हमें पता है, जो हमें बुक्स से मिलती है, थ्योरीज पे बेस्ड होती है, और practical knowledge जो हम खुद कर देखते हैं। देन लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं आप practical knowledge को। देन थ्योरी स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक्स, ये बिल्कुल थ्योरी बेसिक्स से स्टार्ट होती है बिल्कुल। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो थ्योरी नॉलेज का कंटिन्यूएशन होती है। देखिए अगर आप साइंस से देखेंगे, आप जिन्होंने भी साइंस पढ़ी है या जो साइंस के स्टूडेंट्स अब भी हैं, तो देखिए आप थ्योरेटिकल नॉलेज पहले साइंस की थ्योरी के बारे में समझते हैं एंड देन आप प्रैक्टिकल करते हैं अपनी लैब्स वगैरह में जाके। तो प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरी नॉलेज का कंटिन्यूएशन है, वहां पे उसको रेगुलराइज करता है, आगे बढ़ाता है प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? थ्योरेटिकल नॉलेज से बेसिक होता है, बिगिन वहीं से होता है। नेक्स्ट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। इसमें ज्यादा आपका इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड सिस्टम फ्रॉम रीडिंग बुक्स, आपको इसमें पढ़ना पड़ता है और इसमें वक्त भी लगता है। प्रैक्टिकल नॉलेज में समय कम लगता है और इसको समझना भी इजी होता है, क्योंकि इसमें आप खुद से करके देखते हैं,
देखते हैं या सुनते भी हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग है एक्चुअली। theoretical knowledge, it provides you with the answer relation to why, कि क्यों हुआ, why क्यों हुआ वो पता चलेगा आपको theoretical knowledge से, लेकिन कैसे हुआ वो आपको पता चलेगा practical knowledge से। it tends to aware you about how। next is इसमें books, institutions, ये सब आ जाते हैं आपके, और इसमें एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिसेस, ये सब आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में। तो होप सो क्लियर है आपको डिफरेंस दोनों के बीच। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 14, डैश इज अ लिंक बिटवीन द होम एंड द कम्युनिटी। कौन घर और समाज के बीच की एक कड़ी है? रिश्तेदार, रिलेटिव्स, स्कूल, विद्यालय, फैमिली, परिवार, कम्युनिटी, समुदाय। तो स्कूल है आंसर आपका। स्कूल एक कड़ी है घर और समाज के बीच में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, स्कूल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। देखिए स्कूल का एक इम्पोर्टेंट रोल क्या है एक बच्चे की लाइफ में। टीचर्स के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं सोचना है, मेनली आपको सोचना है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। बिल्डिंग द बिहेवियर ऑफ पर्सनालिटी, डेफिनेटली एक बच्चे की बिहेवियर पर्सनालिटी को डेवलप करता है, बनाता है, वो बुनियाद ही खड़ी होती है। देखिए स्कूल स्कूल से, तो स्कूल का ही एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। देन ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का विकास, देखिए हर प्रकार का, चाहे वो आप शारीरिक विकास की बात करें वो भी स्कूल में ही। देखिए एक बच्चा छोटा होता है जब एडमिशन लेता है, until the age of 18 when वो अपनी 12th नहीं कर लेता है, वो स्कूल में होता है। तो स्कूल कई बार देखिए आप जाते हैं तो टीचर्स भी आपको बोलती हैं कितना बड़ा हो गया एंड ऑल दैट। तो वो चीजें क्या है, क्योंकि वहां पे आपका फिजिकल ग्रोथ भी हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो बिल्कुल आपका वही हुआ है, जो आपका दिमागी विकास हुआ है, क्योंकि उस काबिल आपको एक स्कूल ही बनाता है। बाकी इमोशनल जो आपका ग्रोथ होती है वो भी एक स्कूल में होती है। एंड डिफरेंट पर्सनालिटी ग्रोथ की आप बात करें, या देयर आर नंबर ऑफ डेवलपमेंट जो एक बच्चे की होती है स्कूल में। Next is both 1 and 2, fourth is none of these. So option 3 is correct, both 1 and 2. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। वैसे ऑल्दो बहुत इजी टॉपिक है, स्टिल एक बार इसको रीड जरूर करेंगे। इम्पोर्टेंस है स्कूल की, फर्स्ट इज ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, सेकेंड इज फिजिकल डेवलपमेंट, थर्ड इज करिकुलर एंड को करिकुलर डेवलपमेंट होती है, बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, मॉरल डेवलपमेंट बच्चे की होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक स्कूल में टेक प्लेस करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बच्चे की होती है। तो एक ग्रेट सोर्स है नॉलेज का स्कूल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न 16, फॉर्मूला एजुकेशन इज डन बाय, फॉर्मल एजुकेशन होना था, नॉट फॉर्मूला। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ पर होती है बच्चे की? स्कूल में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, नेबरहुड में। स्कूल, समाज, समुदाय, आस पड़ोस, तो वो होती है स्कूल में, विद्यालय में। अगला है प्रश्न 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी आउट ऑफ द स्कूल नॉलेज एजेंसी? प्राइमरी मीन सबसे पहले, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज। सो दैट इज सोसाइटी। निम्नलिखित में से कौन स्कूल ज्ञान एजेंसी से प्राथमिक ज्ञान है या प्राथमिक है? समाज। उत्तर यहाँ पे हिंदी में मार्क्ड नहीं है, आप प्लीज इंग्लिश में रेफर कर लें। तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, जो ऑप्शन इंग्लिश में फर्स्ट ऑप्शन अगर सोसाइटी है तो उसी का ट्रांसलेशन आपका हिंदी में है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर है, तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर होगा, ये ना सोचे ऊपर नीचे है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 18, एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड अ स्ट्रक्चर्ड करिकुलम इज कॉल्ड। देखिए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन में, जो
जो एक स्कूल में होता है, अब उसके बाहर जो होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड आउटसाइड द स्कूल एंड स्ट्रक्चर्ड इनसाइड द स्कूल। तो यहाँ पे पूछा है एजुकेशन दैट अकर्स आउटसाइड ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड करिकुलम, बाहर होता है एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम से, मतलब स्कूल के बाहर, तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्रायोरी नॉलेज, पोस्टरी नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज या फॉर्मल नॉलेज? उसको हम बोलेंगे सॉरी ये इनफॉर्मेशन नहीं, इनफॉर्मल होना था, उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। तो प्लीज यहाँ पे आप करेक्ट कर लें, ये ऑटो करेक्ट से थोड़ा सा कई बार गलतियां हो जाती हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन बोलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नॉलेज दैट इज गिवन इन अ क्लासरूम। एक कक्षा में जो बच्चे को नॉलेज दी जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मल है। यहाँ पे ऑटो करेक्ट से गलतियां हो रखी हैं थोड़ी सी, तो त्रुटियों को आप प्लीज नजरअंदाज करें या ठीक कर लें अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ साथ। ऑप्शन फर्स्ट इज फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड इज इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड इज टैसिट नॉलेज, फोर्थ इज एक्सप्लिसिट नॉलेज, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल नॉलेज, ना कि फॉर्मूला नॉलेज, फॉर्मल नॉलेज। Next is question number 20. What are the three components of school education? School education के 3 मुख्य घटक क्या हैं? पहला है एजुकेशन टीचर्स एंड बुक्स, सेकेंड इज एजुकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तीसरा है लर्निंग टीचिंग एंड प्रैक्टिस, चौथा है डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन एंड स्किल। ऐसा ये सेम क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। देखिए सीटेट में भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बार पिक्ड होते हैं, बहुत बार नहीं, क्योंकि वो बीएड का ही सिलेबस होता है आपका एक तरह से, तो आपकी बुक्स से ही, आपके सिलेबस से ही पिक्ड होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस वहां से भी डालने की, जितने मिल पाए एक दो क्वेश्चंस, वो डालने की कोशिश रही है। एंड द करेक्ट आंसर इज हियर एजुकेशन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। Next is question number 21. Which of the following is the first source of education of child? सबसे पहला सोर्स तो वो होती है बच्चे के पेरेंट्स। पेरेंट्स ऑप्शन में नहीं है, तो पेरेंट्स या फैमिली एक ही बात है, तो फैमिली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. What is the main center of informal education? Informal education का मेन सेंटर क्या है? सोसाइटी है, रेडियो टेलीविजन, फैमिली या ऑल ऑफ दीज? तो सभी हैं, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। तो ये थे क्वेश्चंस आपके 5 डिफरेंस जो आपको करने थे, रिलेशनशिप को और डिफरेंस करने थे आपको। लोकल, यूनिवर्सिटी, देन कॉन्क्रीट, एब्सोल्यूट, देन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, देन कंटेक्चुअल एंड टेक्चुअल, एंड द लास्ट इज स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल। तो सभी पे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, सभी को हमने समझ लिया है जितना नेसेसरी था। एंड इसके बाद हम यूनिट 2 को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको वहां से मिल जाता है। देखिए 1-2 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि पीडीएफ को बनाने में एंड प्लस पोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन भी साथ में करनी होती है। तो थोड़ा सा टाइम दें, वीडियो आने के बाद आप वेट करें 1-2 दिन का, आपको पीडीएफ डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड कुछ पीडीएफ हाल ही में अपलोड भी किए गए हैं, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कौन कौन से पीडीएफ चैनल पे डाले गए हैं। कोई भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। beingaBestTeacher@gmail.com पे मेल करें। एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे अगर आपको वीडियो चाहिए, सो लेट मी नो, आप मुझे मेल कर सकते हैं beingaBestTeacher@gmail.com पे, एंड कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आई विल डेफिनेटली गिव यू द हेल्पिंग मटेरियल, जो भी आपको क्वेरी होगी, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए होंगे। एंड रियली पूरा दिन लग जाता है क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करने में। एंड please just subscribe to our YouTube channel and share this video with your friends. Thank you.